आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी हमें कुछ है ही नहीं। एक टर्म है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। एक्चुअल में ना हम लोग स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? स्टीरियो आइसोमर। अब ये जो टर्म है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर जो बेसिकली हम लोगों को सीखना होता है, यहाँ दो आइसोमर मेनली मेरे पास होते हैं। सबसे पहले का नाम होता है जियोमेट्रिकल और दूसरा जो आइसोमर होता है उसका नाम है ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल के अंदर दो ही कैटेगरी है, आइदर ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कहानी आप लोग पहले से ही जानते हो। बाकी जीआई के अंदर तेरे सर ने पढ़ा दिया है सिस्ट्रांस, आपके टीचर ने पढ़ा दिया है EZ, आपके टीचर ने पढ़ा दिया है सिन एंटी, और प्रीवियस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा R एंड S। होप सो कि ये फंडामेंटल बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो अब बिल्कुल नया ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान से देखेंगे, है ना, तसल्ली पूर्वक देखेंगे। जल्दबाजी इस टॉपिक में जिसको जल्दी होगी वो इसमें परेशान ही होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, टॉपिक को समझाता हूं आप लोगों को। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे एक टर्म जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। सी, ये ऑप्टिकल आइसोमर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप लोग बेसिक ज्ञान पढ़ें जिसका नाम था कार्बन। सर कार्बन का मीनिंग कोई भी एक ऐसा सेंटर, नॉट ओनली कार्बन, जो कि टेट्राहाइड्रल शेप या ज्योमेट्री को फॉलो करता है, या मैं कहूं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। यहां पर मैंने लगा दिया बेटा जी R1, यहां पर मैंने लगा दिया R2, यहां पर मैंने लगा दिया R3 और यहां पर मैंने लगा दिया कोई अल्काइल चेन R4। इफ 4 डिफरेंट पोलैरिटी आर देयर। सर सुनो ध्यान से, मैंने एटम नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? पोलैरिटी। हो सकता है यहाँ CH3 हो सकता है यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो, भले ही दोनों कार्बन है, लेकिन एक sp3 है तो दूसरा कौन सा है? sp2। तो इस कार्बन सेंटर के राउंड इफ चारों पोलैरिटीज आर डिफरेंट तो इस वाले कार्बन का नाम होता है कायरल कार्बन। क्या नाम होता है इसका? कायरल कार्बन। बोलो गेम समझ में आया? जैसे कि मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई एक बात बता, यहाँ OH है या H है, ये D है ये T है, इसमें कायरल सेंटर कौन हुआ? ये वाला। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो कायरलिटी है, या मैं बोलूँ जो कायरल सेंटर है, वो बेसिकली यहाँ पर ये वाला होगा। बोलो गेम समझ में आया? एक बात और कहनी है सर, आप कह रहे हो कि कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन अगर लॉन पेयर के साथ प्रेजेंट है और कंडीशन ऐसी है कि वो रिंग में नहीं है, पूरी बात बोलनी चाहिए, रिंग में तो नाइट्रोजन भी शो कर जाएगा, लेकिन अगर वो रिंग के अंदर नहीं है तो ये पता क्या होता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, थोड़ी समय बाद ना ये ऐसे अपने रूप दिखाने लगता है। समझ रहे हो भावनाओं को? मतलब ये जस्ट फ्लिप हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, फ्लिप हो गया ना बेटा। तो फ्लिपिंग होने की वजह से यहां कायरलिटी बनती तो है लेकिन मेंटेन नहीं हो पाती। तो ऐसा कह देते हैं कि नाइट्रोजन लॉन पेयर विद फ्लिपिंग, ये जो केस बनता है, ऐसा केस बना देते हैं कि सर यहां पर जो है कायरलिटी नहीं होगी, या मैं बोलूं मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर यही केस ऐसा आ जाता कि सर यहां कोई नाइट्रोजन ऐसा बना देता कुछ कुछ लाइक दिस, ठीक है ना, तो अब इस केस में आप कह देते देखो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये वाला कार्बन सेंटर sp2 है, ये sp3 है, तो सर इस वाले नाइट्रोजन को कायरल सेंटर बोल दो, मैं बोल दूंगा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहां फ्लिप तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा कि लॉन पेयर रिंग के अंदर चला जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हम लोगों को जब भी कायरलिटी चेक करनी है तो अपने दिमाग को थोड़ा खोलकर कॉन्सेप्ट को समझना है कि सर कायरलिटी का मतलब है, यानी कि कायरल सेंटर निकालने का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट, इट मे बी फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करे। अच्छा एक बात पूछूं, अगर मैंने बोला नाइट्रोजन है बेटा, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये R4 है, चलिए बताइए इसमें इस नाइट्रोजन की, इस भाई साहब सेंटर वाले नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या वो sp3 है? आप बोलोगे यस। क्या यहां पर कोई लॉन पेयर है? आंसर है नहीं। जब लॉन पेयर नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो मैं कहूंगा यस इट इज ए कायरल सेंटर। क्या मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं भाई सभी बच्चों को? आप कहोगे सर बातें बिल्कुल बेसिक हैं सर, इसमें समझने लायक है ही क्या? सीधी सी बात थी
कि कायरल सेंटर को देखने के लिए चारों वैलेंसीज का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें नाइट्रोजन वाला केस आपने एक्सेप्शन करके बता दिया है कि नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है अगर रिंग में नहीं है तो आप उसको कायरल सेंटर मत मानना, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग होने की वजह से कायरलिटी लॉस हो जाती है, लूज हो जाती है। बोलो बेटा, क्या ये बातें समझ में आई भूवी? कोई डाउट है बेटा? यहां तक नहीं होना चाहिए। अब जरा बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब बातें मैं बड़ी करने वाला हूं बेटा जी, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सही बात है, इसको नोट नहीं करना था, चिल मारो यार, जो नोट करने का विषय मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ये सब पुराना ज्ञान है। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या नाम है इसका बेटा जी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सुनो बात ध्यान से। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं पर तुम्हारे साथ नहीं होते। तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ है, लेकिन जब सिमर वो तुम्हारे साथ नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम और वो थे तो तुम्हारे जैसा बोलेगा या बोलेगी, और जैसे ही कोई और आ जाएगा जीवन में जस्ट अपोजिट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यानी कि डिफरेंट पोलैरिटी शो करना, डिफरेंट पोलैरिटी शो करना विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एलिमेंट। आई बात समझ में? जरा इसी को अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम होता है एमएफ, एमएफ बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड सेम होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब वैसे भी स्ट्रक्चर वाइज बोथ आर सेम, बट दे शो द डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट is known as optical isomer, and this phenomena is known as optical isomerism। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा बेसिक बात क्या है कि लाइट के रिस्पेक्ट में, कौन सी लाइट के रिस्पेक्ट में? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में दो कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सेम, बट दे आर डिफरेंशिएट वाया द इफेक्ट ऑफ लाइट या प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। सी, तो सर ऐसा कोई मशीन है क्या जिससे देखकर बता देते हैं? यस, देयर इज अ मशीन कॉल्ड पोलैरीमीटर। क्या नाम है इसका? पोलैरीमीटर। क्या काम करते हैं इसके अंदर? एक लाइट सोर्स ले लेते हैं ऐसे, सुनो भाई ध्यान से, ये एक लाइट सोर्स है, बल्ब ले लो, जनरली यूवी बल्ब भी ले लेते हैं अगर पोलैरीमीटर पर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो, और इसके आगे ये एपरेटस के अंदर ही होता है सारा कुछ, है ना? ये स्लिट होती है बेटा, स्लिट का मतलब है 7 डायरेक्शनल को एक डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देना, और इसके बाद लगा देते हैं निकोल प्रिज्म। सुना होगा आप लोगों में से काफी बच्चों ने, है ना? तो प्रिज्म का काम क्या है? जब इससे लाइट पास होती है, नाउ इट गेट पोलराइज्ड, और पोलराइज की पहचान है ऐसे डॉट बनी होगी बीच में, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इसको बोलते हैं पीपीएल। सर क्या ये पेपर में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपने वो सॉल्यूशन ले लिया, वो केमिकल ले लिया जिसको आप देखना चाह रहे हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो जब इस सॉल्यूशन से इस लाइट को पास किया गया तो 3 केस बन सकते हैं। पहला केस कि लाइट सीधी की सीधी रहे, कोई इफेक्ट ना पड़े इस पर, तो इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंडीशन। कैसी कंडीशन है बेटा जी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर अगर ये राइट में मुड़ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए फ्रॉम राइट साइड या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये जो दोनों कंडीशन है ये है बेटा जी कौन सी कंडीशन है? ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन। अब इसमें से भी जो राइट में हुआ ना बेटा, इस फॉर्म को बोलते हैं डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब राइट डायरेक्शन, रोटेटरी मतलब रोटेशन हो गया, राइट डायरेक्शन में रोटेशन, और इसको बोलते हैं बेटा जी कौन सी फॉर्म? लीवो रोटेटरी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, जो बायो वाले बच्चे हैं, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज वो बेसिकली होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है? लीवो रोटेटरी। और जो सुक्रोज होता है वो आइडियली तो डेक्स्ट्रो है, लेकिन जब वो ब्रेक होता है तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, और फ्रक्टोज है लीवो और ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो। फ्रक्टोज की मात्रा उस कंडीशन में ज्यादा होती है, रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, वो 65 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है। कहने का मेरा मतलब है फ्रक्टोज का लीवो रोटेशनरी डोमिनेट करता है ओवर द ग्लूकोज, तो इसको बोलते हैं
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुना है वर्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर से जो कंपाउंड बना वो ग्लूकोज बना, जो कि डी ही था, डेक्स्ट्रो ही था, और लीवो वाला भी बना फ्रक्टोज। लेकिन फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस पूरे सोल्यूशन को लीवो रोटेटरी मान लिया जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। जो एक डेक्स्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो गया दिवित, लीवो में कन्वर्ट हो गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, अभी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सी, फिर से अपने टॉपिक पर, मैंने कहा एक मशीन लेके जाऊंगा पेपर में, और उस मशीन में जो भी कंपाउंड पूछा जाएगा पेपर के अंदर, उस पेपर को फाड़ूंगा और उस मशीन के अंदर डालूंगा और लाइट पास करूंगा। लाइट पास करने से राइट लेफ्ट चेक कर लूंगा। अगर राइट जा रहा होगा तो इसका मतलब बोल दूंगा डेक्स्ट्रो, लेफ्ट जा रहा होगा तो लीवो। और अगर एक ही कंपाउंड में जितना लीवो उतना डेक्स्ट्रो, तो उस केस में बोलूंगा कि सर अगर ये दोनों की अमाउंट 50-50% मिल गई तो इसका नाम हो जाएगा रेसेमिक मिक्सचर। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा जी? रेसेमिक मिक्सचर, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि जितना राइट उतना ही लेफ्ट शो कर रहा होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। लाइट सोर्स, स्लिट, लाइट, प्रिज्म, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, सोल्यूशन, आइदर ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इफ इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इट में कि भैया वो सीधा पास हो गया होगा, या दूसरी कंडीशन जितना डी बना होगा उतना ही क्या बन जाएगा बेटा जी? एल बन जाए। एक ही कंपाउंड के अंदर जितना डेक्स्ट्रो उतना ही लीवो। यार एक बात समझो ना, आपने कंपाउंड एटम देखा होगा, उसकी न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है? जब आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा तो लास्ट में आपको पढ़ाया होगा एस, और एस समय एस लिखते हुए बता दिया होगा +-1/2। जितना ओरिएंटेशन राइट में हो उतना ही क्या हो गया लेफ्ट में, तो नेट क्या मिलता है? न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये हो गया, यहां भी सेम ही केस है। इस पर्टिकुलर मिक्सचर को बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? रेसेमिक मिक्सचर, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉट एक्टिव। लेकिन हाँ ये मिल जाए कि डी मिल गया जी, या एल मिल गया जी, या ये 60% मिल गया जी, ये 40% मिल गया जी, तो उस केस में आप इसको बोल दो कि यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसकी भी कैलकुलेशन होती है, हाउ टू कैलकुलेट द डी वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट द एल वैल्यू। ये भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। आरोही बहुत ध्यान से देख बेटा। तो ये पूरे डेटा की लिमिटेशन क्या है कि इतना बड़ा एपरेटस तुम पेपर में लेके कैसे जाओगे, यही लिमिटेशन है। और ले भी गए तो वो जो एग्जामिनर ने केमिकल दिया है वो आपको हर बेंच पे केमिकल कोई पागल दिमाग का आया उसने केमिकल अंदर, तो केस हो जाएगा सीधा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ये मेथोडोलॉजी लैब में यूज हो, पेपर में नहीं। तो पेपर के लिए आप लोगों को कुछ फंडामेंटल्स और भी सीखने होंगे। आज का टास्क समझ लीजिए भाई। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाने के बाद ये बेसिक सेंस में आपको बताऊंगा, फिर आपको कायरल सेंटर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कायरल सेंटर के बाद आपको कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा कायरल 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, तो कैसे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन चेक करेंगे। और इसके बाद फिर से न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, और फिर से आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? कुछ की पॉइंट्स हैं वो पढ़ाऊंगा। सिमेट्री के बारे में बताऊंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एरिया ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। इन सिमेट्रीज के बाद फिर से क्वेश्चंस करेंगे, और फाइनली हमारा एम ये रहेगा कि कंपाउंड को देखकर बताना कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट, और फिर स्लाइस पीओएस, जो कि बहुत रेयर ही बच्चे पढ़ते हैं, जिसको मॉलिकुलर पीओएस के नाम से भी जानते हैं। इसका एक बेसिक कंटेंट है वो सिखाऊंगा। फिर इस पर बेस्ड आप लोगों को 2-3 टाइप के सवाल पढ़ा दूंगा एओएस के साथ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि लगेगी आज की क्लास में, ज्यादा समय भी लग सकता है। चलिए अब मैं राइट वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी। सर आपने एक टर्म पढ़ाई थी, नाम था कायरल। एक टर्म आ सकती है पेपर में जहाँ नाम होगा इसका ए कायरल। देखिए कार्बन है बेटा, ये एक एच है, ये एक एच है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। बात को समझ बताइए, कायरल है। आप कहोगे सर काय का कायरल, ये तो सेम आ गया सर। तो सेम आ गया तो इसको हटा दे। आफ्टर वन सब्सटीट्यूशन आपने क्या काम करा? एच को हटाया, ओ एच को ला दिया, एच को हटाया और ओ एच को ला दिया। नाउ इट विल बिकम कायरल। तो इससे जो पहले वाली स्टेट थी उसका नाम होता है ए कायरल। नहीं समझ में आया? इस कार्बन को ए कायरल सेंटर के नाम से जानते हैं। कोई पूछे ए कायरल और कायरल में कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा? ये होगा। बोलो लॉजिकल बातें क्लियर है बेटा जी? तो इसका मतलब आप पहला पॉइंट सीख गए हो प्यारे बच्चों। देयर आर 3 कंडीशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। सबसे पहला, कंपाउंड के अंदर एक कायरलिटी अगर आ जाए तो, ऊपर कुछ नहीं पढ़ना। काम की बात क्या है? एक कायरलिटी आ गई, यानी कि मॉलिक्यूल का अगर एक और सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, एक और एच वेच को हटा के कोई और दूसरा मॉलिक्यूल लाया जाएगा, देन इट विल बिकम कायरल, विच इज कॉल्ड ए कायरल। सी
दूसरा, कंपाउंड हैज ऑप्टिकल आइसोमर बट ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। ये मीजो नाम के कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? मीजो। अभी के लिए बता रहा हूं, ज्यादा माथा मत खराब करना अपना, ठीक है ना। अभी के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं, फिर आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है इस कंपाउंड के बीच में खड़े हो जाओ, ऊपर और नीचे सेम चीज दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं मीजो। क्या बोलते हैं? मीजो। इनका कहना ऐसा है कि ऊपर अगर आर आ रहा होगा तो नीचे वाला ऐसा आ जाएगा, तो नेट रोटेशन कितनी हो जाएगी श्लोक? 0 हो जाएगी। यही रीजन है कि इनको ऑप्टिकली इनएक्टिविटी कैटेगरी में ही रखा गया है। दो कंडीशन समझ में आ गई बेटा? पहला एक आयरन, दूसरा मीजो। तीसरा जिसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर। ऑल्दो मैंने आपको बात समझा दी है, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है भैया एक ही कंपाउंड के अंदर जितना डी है उतना ही क्या बन जाए? एल बन जाए। अगर ऐसा होगा द कंपाउंड में बी इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब है अमाउंट भी क्या है? सेम है, सेम मोल। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर विच इज नथिंग बट द रेसिमिक मिक्सचर एंड दीज थ्री आर द कंडीशन ऑफ द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। सबसे पहली कंडीशन बताओ, क्या बताइए? एक आयरन जो सबसे बड़ी कंडीशन है, दूसरा मीजो, तीसरी रेसिमिक। इनके अलावा कोई चौथी कंडीशन ही नहीं है जहां ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आए, सब में एक्टिविटी आएगी। आगे बात समझ में? लेकिन इनको पहचानना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। चलिए नोट करेंगे सभी बच्चे पूरी ईमानदारी से पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इसको नोट कर जाएंगे। आल्या शर्मा, आरोही अंशिका, केशवी, कृतिका, माधव, मनिका, मिष्टी, प्राचिता, प्रार्थना, ऋषभ। ऋषभ पेपर हो गए तेरे? कल पेपर होगा ऋषभ तेरा, फिजिक्स का है ना? चल बढ़िया से पेपर दे। साक्षी एंड स्नेहाशीष, आज हो गया? क्या बात कर रहा है? आज स्कूल था? बढ़िया बढ़िया। जीपीएस वाले बच्चों के तो पेपर खत्म हो गए होंगे अब दोबारा से। चलिए भाई बस, नोट हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से असली गेम शुरू हो रहा है भाई आज की क्लास का। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहली बात, प्रार्थना, कायरल सेंटर का मीनिंग समझना है। और आप लोग जानते हो अगर एक एक कायरल सेंटर है ना, एक, तो 100% है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा है तो फिर वो कमेंटिंग इश्यू है भैया, कि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पीओएस या सीओएस है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग सीधा सीधा यही बात सीखें, इफ देयर इज ए वन कायरल सेंटर नो नीड टू सी पीओएस या सीओएस विच इज प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप डायरेक्ट उसको क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। सी सर पेपर में क्या सवाल आएगा? पेपर में एक मॉलिक्यूल बनाएगा, पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं है कैसे कैलकुलेट हुआ, उनको मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इधर देख वत्सल, मैंने बोला NeSp3, NeSp3 एटम, इट मे बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, विच हैज ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप। से बेहतर है पोलैरिटी लिखना। आई बात समझ में भाई? फिर बोला गया है कायरल सेंटर इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। यार कितनी सुंदर बात है, मतलब मजा ही मजा। मैंने क्या बोला? अभी क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? कायरल सेंटर निकालो, जो कायरल सेंटर शो करेगा वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और लास्ट में आते आते बताऊंगा नो नीड टू कैलकुलेट द कायरल सेंटर, वॉच ओनली पीओएस एंड सीओएस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर होगा तब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरलिटी इज वन ऑफ द कंडीशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट हमारे पास आता इफ कंपाउंड हैविंग वन कायरल सेंटर। कितना कायरल सेंटर है बेटा? एक। तो 100% है कि उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ही होगी, एक्सेप्ट वन केस। कौन सा केस? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन लॉन पेयर विद फ्लिपिंग, विद फ्लिपिंग, विदाउट फ्लिपिंग, यस इट कैन शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पक्का? तो ये फंडामेंटल बातें आपको क्लियर हैं, ये डेटा आप लोगों को क्लियर है। अच्छा अभी लेफ्ट वाला नोट कर लो, पहले लेफ्ट वाला एक बार नोट कर लो, लेफ्ट वाला नोट कर लीजिए बेटा जी, नोट कर लीजिए लेफ्ट वाला जल्दी जल्दी।
चलिए भाई, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन मेरी क्लास के सभी बच्चों ने देख लिया होगा। इधर देख जरा, तो यहां मेरे पास ये कार्बन दिखाई दे रहा है। आपको क्या बताना है कि कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है, ये बताना है, ठीक है। और एक बात बताऊं, अगर एक कायरल सेंटर है तो साथ के साथ बोल दो कि यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिविटी, और एक से ज्यादा है तो अभी कोई कमेंट मत करो। आगे की जो पिक्चर है जहां पीओएस सीओएस सिखाता हूं, फिर वापस आके इसको कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे पीओएस क्या होता है, इसमें कायरल सेंटर पूछना है। हाँ भाई बताओ जरा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो इसमें कोई कहने वाली बात है कि यस देयर इज वन कायरल सेंटर। इफ इट इज 1 cc देन इट इज OA, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बन जाएगा ये? OA, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। OA1C, OA1C यानी कि एक C होगा, यानी कि एक कायरल सेंटर होगा, तो OA जरूर मिलेगा वहां, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब यहां देखो जरा, कायरलिटी बता जरा, यहाँ 1 है, ये 2 है, या 3 है, या 4 है, चारों डिफरेंट है, तो यहाँ जरा बता मुझे। तो ये R1 है मतलब एक CS3, ये R2 है मतलब 2 CS3, 3 CS3, कुछ भी हो सकता है ना। तो यार ये तो डिफरेंट है ना आपस में। इफ इट इज डिफरेंट देन दिस इज ए कायरल सेंटर। इफ इट इज ए कायरल सेंटर, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ही कायरल सेंटर है। नहीं समझ में आया? मेंशन है भाई। नेक्स्ट बता जरा, इसको बता यार, ये कौन है, जरा चेक करके बताओ। सर दिस इज CS3। सर ये काहे का कायरल सेंटर? क्यों? क्योंकि सर तीनों क्या मिल गए, सेम मिल गए। जबकि यहां आता हूं तो सर यहां तो सर sp2 आ गया, और sp2 के अंदर कायरलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास यहां आ जाओ, सर यहां दो दो सेम हाइड्रोजन है, सर यहां भी नहीं होगी, यहां भी नहीं होगी। इधर आ जाते हैं तो सर ये CS3 ऑब्वियस है, इस CS3 पे तो नहीं होगी, लेकिन इस वाले CS3 को अगर मैं देखूं, इस कार्बन को, तो डिफरेंट 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 और ये पूरा डिफरेंट। से यस और नो। इसका मतलब यस देयर इज ए कायरल सेंटर। इफ इट इज ए कायरल सेंटर देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। हाँ, जैसे इस वाले पे आए, अब तुम यहाँ CH2 देखोगे, यहाँ क्या मिल रहा है तुम्हें? CS3। यहीं से पता लग गया कि पोलरिटी डिफरेंट है। इनकेस ये भी कॉमन हो जाते तो अगले पे चले जाते, अगला भी कॉमन हो जाता तो उससे अगले पे चले जाते, तो इसका मतलब पोलरिटी क्या मिलेगी इस केस में? डिफरेंट मिलेगी। तुम्हें पल्ले पड़ी बात सर की। अगला आ जाइए, इस केस में देख लेंगे, सुनो भाई ध्यान से, ये कार्बन ये कार्बन, सर देखो इनको तो देखो ही मत सर, क्यों? sp2। इधर आ जाते हैं जरा, सर यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है सर। सर ऑब्वियसली सर दो सेम हो गए तो नहीं है, अगर ये नहीं है ना तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मानोगे ना इस बात को? यहाँ आ जाते हैं, इस कार्बन सेंटर पे आते हैं, सर एक हाइड्रोजन तो होगा सर, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। यहां आते हैं तो sp2, यहां आते हैं तो sp3। यस सर देयर इज अ डिफरेंट पोलैरिटी। आप एटम पर चले जाओ तो चले जाओगे तो मारे जाओगे। इस केस में क्या डिफरेंट होना चाहिए? पोलैरिटी। इसका मतलब यस देयर इज 1 cc। इफ इट इज 1 cc देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इज इट ओके? क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया? जब सिमर बता बेटा, बोल आदित्य, क्या ये बेसिक बातें क्लियर है भाई? यहां तक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास रहता है रुद्रांश, देख जरा ध्यान से, ये कार्बन है बेटा और यहां पर ये CS3, तो जरा बता ये होगा कि नहीं होगा? ये लेफ्ट कॉर्नर वाला CS3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक से ज्यादा सेम एटम है सर। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा सर, sp2। तो इसका मतलब फिर अगले वाले पे सर ये भी नहीं होगा सर। सर इसके बाद इस पे आ जाते हैं सल्फर पे, तो सल्फर पे आ जाते हैं तो सर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये लॉन पे डिफरेंट है, और यहाँ फ्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि सल्फर की औकात बड़ी है, साइज बड़ा है, कहाँ से घुमा देगा अपने लॉन पेयर को? नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसलिए इजीली घूम जाता है। फ्लिपिंग, नो फ्लिपिंग इज देयर इन द केस ऑफ सल्फर। तो आप बोलोगे सर यस देयर इज ए कायरल सेंटर, जबकि यहाँ जो CS3 बनाने चाह रहे हो उसमें कोई कायरल नहीं है। तो इसका मतलब एक कायरल सेंटर होने की वजह से कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? भाई बच्चों आसानी समझ पा रहे हो? जितना आसान आपको लग रहा है ना, अभी बहुत तगड़े सवाल आने वाले हैं। आंखें जो है ना बिल्कुल ऐसे फ्लिपकार्ट हो जाएगा, आई बात समझ में? इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए। तगड़े का मतलब ये है कि भाई नीट और जेई के PYQ हैं सीधे सीधे। सी यहाँ आ जाइए सर, ये देखने का विषय ही नहीं है सर। देखो CS3 तीन तीन सेम नजर आ रहे हैं, H की औकात नहीं अपनी, अब यहाँ भी औकात नहीं। यहाँ आ जाओ सर ये sp2 sp2, सर यहाँ फिर से नहीं। अरे सर यहाँ कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, यानी कि नो ऑप्टिकली एक्टिविटी। क्या आप लिख सकते थे? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है? नो ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक ही बात है। सी यहाँ आ जाओ सर, यहाँ है क्या? नो। सर यहाँ होगा क्या? यस।
कैसे? डिफरेंट 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 डिफरेंट, या सुनो, यहां आ जाते हैं। सर ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये होगा? यस सर, डिफरेंट 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 डिफरेंट। ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। सर देयर आर 2 कायरल सेंटर, और जब 2 सीसी होते हैं ना तो मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके कमेंट के लिए हमें आगे एक दृष्टि और डालनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? पीओएस एंड सीओएस। सर प्लीज रिपीट द फोर्थ कौन सा भाई? ये वाला। देख बेटा, इस वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले कार्बन पर sp3 है, तो यहां इस कार्बन पर बैठकर ये डिफरेंट दिखाई देगा, ये डिफरेंट, क्योंकि ये sp2 है, sp3 है, डिफरेंट पोलैरिटी है। यहाँ हाइड्रोजन डिफरेंट है, क्लोरीन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रार्थना? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कायरल सेंटर होगा? बोलो आलिया शर्मा, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बोलो बोलो। आगे बढ़े आरव, पूरी ईमानदारी से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी, इसको नोट करें सभी, सीखने की कोशिश करें। जो करेगा वही करेगा बेटा जी, याद रखना, इसलिए करते रहो, करने से होगा। हाँ हाँ बेटा, एन, हाँ एटम पे ही लगाते हैं बेटा, जैसे प्लस या माइनस यूज नहीं करते, कायरलिटी मतलब एटम के बारे में बात हो रही है। ये वाला, ये sp2 है बच्चा, और जो sp2 होता है वो हाइब्रिडाइज ही नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि वो कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता। कंडीशन थी ना, देख कायरल सेंटर की कंडीशन क्या थी? NeSp3। नोट नहीं किया आपने? क्यों? यहाँ भी कर और घर भी कर, कर, कोई बात नहीं, जो छूट जाता है वो घर पे करियो, अभी कर। जो बच्चे थोड़ा लिखते नहीं है भैया, उनके दिमाग में आलस आ ही जाता है 2 साल के अंदर अंदर, देख लेना, इसलिए तुरंत लिखो। बात नहीं रे, इसका बजाय नोटिफिकेशन। हम लोग जब दिवाली मनाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? दिवाली पे रात शाम को पूजा होती है ना, किसकी होती है? गणेश जी और लक्ष्मी जी की। और हम दिवाली क्यों मनाते हैं? और पूजा किसकी हो रही है? कह रहा है वो उनके रिलेटिव है ना, एक कलयुग के। चल छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पूछना जरूर, ठीक है? पूछना घर वालों से, भाई ये पहले ये लॉजिक बताओ हमें, बस बस। हाँ बेटा आप बोलो। बेटा वो आगे पढ़ाएंगे ना, मैंने बस यहाँ लिखा है 2 कायरल सेंटर। सी सी, अरे बाकी तेरी इच्छा के लिए बता देता हूँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि दोनों तरफ कोई प्लेन नहीं डलेगा, कोई सिमेट्री नहीं होगी। आगे चलें भाई, देखिए अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई। पहले सवाल का आंसर दिवित बताएगा, दूसरे सवाल का आंसर बताएगा ये न्यू स्टूडेंट हमारा। पहले वाले सवाल का आंसर बता भाई, दिवित बता कि कायरल सेंटर है या नहीं है, तो कितने? अगर एक है तो मैं समझ जाऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? सोचो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो Cl वाला ये वाला कार्बन है,
इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये कार्बन भी डिफरेंट है आपके अकॉर्डिंग, और ये कार्बन इससे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के डिफरेंट कार्बन है। क्या ये बात सही है? सही है नालायक को, देखो ना ये 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है बेटा जी? 1 2 3, तो 3 डिग्री है। एक दूसरा, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड कार्बन। और थोड़ा ढंग से बनाओ इसको, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक ये ऐसे ऊपर होता है, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन भाई ये बोर्ड तो 2D है, पेन से 2D से लिख रहा हूं, तो 2D में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और अच्छी तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको, तुम्हारे लिए बस, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं है ये सब अभी सिखाने की आपको। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? तो ये कार्बन बेसिकली ऐसे है ऊपर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब कुल मिला के बात ये है कि सर ये 2 डिग्री है सर, ये 3 डिग्री है सर, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस सर। यहाँ पर यस देयर इज अ कायरल सेंटर। इसके अलावा और कोई कायरल सेंटर किसी की इच्छा कर रही हो? सर ये वाला कार्बन देखें, देखो ये डिफरेंट है, और यहां से यहां जाते हैं तो ये भी क्या है बेटा जी? इससे अगला जो कार्बन है उस पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन इससे अगले कार्बन पर कुछ नहीं है। तो ये कार्बन और ये कार्बन आइडियली डिफरेंट पोलैरिटी के हुए। हाँ ये ना हुए ना। ले मैंने बोला प्यारे बच्चों, एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं भाई। देखो क्योंकि टॉपिक इतना महान और विशाल है, अगर मैं इसमें अटक गया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा जी, फिर नहीं पूरे हो पाएंगे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस। ये कार्बन है बेटा जी, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, डिफरेंट पोलैरिटी है, आप कहोगे यस। इससे अगला कार्बन, इससे भी अगला कार्बन, लेकिन इससे अगला कार्बन, इससे भी अगला कार्बन, लेकिन इस कार्बन के बाद क्लोरीन, यहाँ कुछ नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ डिफरेंट पाया जाएगा। इसका मतलब ये और ये आइडियली डिफरेंट है। अब मुझे एक और डिफरेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब चेक कर लेते हैं ये वाला, यहां से अगला कार्बन, अगला कार्बन, अगला ब्रिजेड कार्बन, लेकिन यहां आते हैं तो यहाँ कार्बन, अगला कार्बन, फिर से ब्रिजेड कार्बन। तो क्या ये वाला और ये वाला सेम नहीं हो गया? देखो स्टीरियो केमिस्ट्री मैं जानता हूँ, धीरे धीरे आएगी, धक्के के साथ आएगी, लेकिन आएगी तो रिटेंशन लंबा रहेगा। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला बच्चा देखना ऐसे समझ, इस कार्बन के बाद ये कार्बन था, ये तो डिफरेंट है, इससे ये तय हो गया, लेकिन इसके बाद ये था और इसके बाद ये था, ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि अगला भी कार्बन है, अगला भी कार्बन है, अगला भी ब्रिजेड है, अगला भी ब्रिजेड है। देखो क्या ये वाली बात सेम नहीं हो गई? सेम हो गई तो बेटा इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी सेम नहीं हो गई, तो क्या ये कायरल सेंटर होना चाहिए? इसका मतलब देयर इज ए 1 cc, इफ देयर इज ए 1 cc इट का मतलब इट इज नथिंग बट द ऑप्टिकली एक्टिव। से यस और नो। कितने बच्चों को विशाल बात समझ में आई? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को बड़ी बात समझ में आई? 100% सिखा दिया मैंने भाई। चलो आपको नहीं ये वाला बात ये बताइए जी, आज जिससे पूछा बताएगा, बता बेटा। मेरा सवाल पहला ये, कितने कायरल सेंटर होंगे? एक। फिर दूसरा सवाल ये है, इन कायरल सेंटर के बाद आपको ये बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर एक से ज्यादा है तो नहीं बताना, एक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। रुक जा, आज बहुत बज रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारा गिफ्ट देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना? चले भाई आगे, घबरा मत, आराम से बता। देख ये तो मिल गया होगा ना यार, ये तो मिल गया होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट, यहां डिफरेंट और यहां डिफरेंट, ये मिल गया तुझे? शाबाश। ये जब मिला तो इसका मीनिंग समझ, सुन ले, सुन बेटा, देख ध्यान से सुन, गुड, सुन सुन। ये इस कार्बन पे देख, इस कार्बन पे देखती है तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में डिफरेंट क्यों बताता हूं? क्योंकि इससे अगला कार्बन विद क्लोरीन है, इससे अगला कार्बन विद नथिंग है, तो इसका मतलब ये और ये तो डिफरेंट है सर। दो पोलैरिटी मिल गई सर, एक हाइड्रोजन है ही, तीन अलग हो गए जी। इसको देख लेते सर, ये अगला कार्बन, अगला ब्रिजेड, ये अगला कार्बन, अगला कुछ नहीं, नॉर्मल कार्बन। इसका मतलब ये और ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब यस देयर इज ए कायरल सेंटर।
माना समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? अब ऐसे ही ऊपर वाला चेक कर ले, ये डिफरेंट, ये कार्बन इसलिए डिफरेंट क्योंकि क्लोरीन था, ये इसलिए भैया डिफरेंट। ये अगला कार्बन सर अगेन यहाँ अगले के बाद तुरंत ब्रिज हेड है और इसके बाद अगले के बाद एक और कार्बन है फिर ब्रिज हेड है, तो ऑब्वियस है सर यहाँ भी एक ब्रिज। ओ माय गॉड 3cc। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव, क्यों बताऊं? इसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? पीओएस एंड सीओएस। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कष्ट तो नहीं हो रहा? ये शुरुआत है, अभी देखते चले जाओ कष्ट क्या होता है। आगे देखो भाई सभी, आगे देखो बेटा, अगला देखो, यहां जा, ये सी है, ये एच है, ये एच है और ये एक एच है। सर ये तो सर नहीं है सर। अगला सर sp2 है सर, इसलिए नहीं है। अगले में सर दो दो हाइड्रोजन है सर, ये भी नहीं है। यहां बताओ, ये पढ़ा दिया क्या? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये एक कायरल सेंटर होगा और वन, मैं वही तो कहूं मैं, इतना आसान। एक कायरल सेंटर होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगला बताओ, ये पीएच क्या होता है जी? पीएच इधर सुन लो, पीएच का मीनिंग होता है फिनाइल। सर फिनाइल का हर कार्बन sp2 होता है, तो सर ये तो नहीं होने का सर। अगला भी sp2 है सर, ये बताओ। वो भी बता सकती है और टिशा बता सकती है। नहीं होगा मतलब देयर इज नो कायरल सेंटर और नाइट्रोजन, क्यों? फ्लिप हो जाएगा। देखो आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा था क्या किसी बच्चे ने हमने जो नहीं पढ़ाया वो भी पढ़ाया क्या? अब सीखोगे, ध्यान से सुनो। ये लॉन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। एक कंडीशन थी, पाई सिग्मा लॉन पेयर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब लॉन पेयर बचा कहां? नाइट्रोजन बिकम sp2। नहीं ये बात समझ में? तो फ्लिपिंग तो बाद में होगी, फ्लिपिंग तो बाद में होगी, उससे पहले रज्जो रज्जो हो गया। यस और नो? और जैसे ही जीवन में रज्जो मिल जाती है स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए देयर इज नो फ्लिपिंग देन। इसका मतलब क्या सीखे कि सर यहां पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक कोई डाउट है? कह रही है सर सही बात है, नालायक पढ़ने पे ध्यान दे ले, पढ़ाई पे ध्यान दे केवल। रज्जो का मतलब यार रेजोनेंस से है। आगे बढ़े भाई, अगला आ जाओ भाई। ये नाइट्रोजन देख लेते हैं, ये देख लॉन पेयर है टिशा, दिव्याना इधर देख, ये लॉन पेयर है, डिफरेंट है। इस कार्बन को देखेगी तो ये कार्बन sp2 वाला कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये कार्बन दोनों क्या होंगे बेटा? डिफरेंट। बेटा देवेश, ये sp3 है या sp2 है? डिफरेंट हो गया सर, ये लॉन पेयर डिफरेंट है। अब मुद्दा आता है इसमें और इसमें। सर ये अगला कार्बन है, अगला कार्बन, अगला कार्बन है, ये कार्बन तुरंत ब्रिज हेड है सर। इसका मतलब इट शो द डिफरेंट पोलैरिटी। अगर ऐसा है तो भैया इस केस को मैं बोलूंगा सर कि ये बन जाएगा मेरा 1cc। और जहां पर देखो यहां तो नहीं मिलेगा, यहां तो नहीं मिलेगा, यहां देख लो एक बार, मिलेगा? चेक कर लेते हैं। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो भैया 1cc नहीं 2cc, 2cc इज देयर। कितने बच्चों को लमसम बातें 50-60% क्लियर है? रेज योर हैंड। कुछ मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, रिंग के अंदर नाइट्रोजन होगा तो कोई फ्लिपिंग नहीं होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितने बच्चों को डेटा क्लियर है? रेज योर हैंड। जिसके हाथ नहीं खड़े मैं मानकर चल रहा हूं उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको बाद में फिर खींचूंगा भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, नोट हो गया दोस्त? आगे बढ़ाएं गेम। ठीक है विशाल, कृतिका, कृतिका कल प्रॉपर क्लास है, कल कोई छुट्टी नहीं है। टेस्ट का मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, मंडे या ट्यूसडे में टेस्ट ले लूंगा एक। बॉस कुणाल सीधा बैठ भाई, वरुण सीधा बैठ।
वरुण दिख क्यों नहीं रहा मुझे? प्रार्थना समझ में आ रहा है तुझे? मिष्टी, केशवी, आरोही, बस। तेरा नाम वरुण है, उसका नाम वरुण है, तेरा नाम वरुण है, तेरा नाम पार्थ है ना, तो वरुण नहीं आया ना आज? क्या हो गया? चले भैया आगे आ जाइए। बस सत्यम भाई नहीं करनी बातें, मत समझा उसको, कॉम्पिटिटर है वो तेरा, मत समझा। ध्यान से देख। ओह बड़ा टास्क। अब बड़ा टास्क क्या होता है समझेंगे सभी बच्चे, एक ही बारी में इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे सभी। ये तो ज्यादा आगे नहीं आ गया हम लोग, ये क्या हुआ? मैं घबरा गया, मैं अब कैसे पढ़ाऊंगा भाई। चलो सबसे पहला केस जो होगा वो है कंडीशन का, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सी बच्चे इधर देखना, इधर देख प्राचिता, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन। सबसे पहला इफ सीसी बोले तो कायरल सेंटर इज इक्वल टू 1, आपको खुश हो जाना बस और मुस्कुराते हुए बोलना है ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक कार्बन आती दिल खुश हो जाना चाहिए तुरंत, एक कायरल सेंटर देख लिया 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यस और नो। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ जाए, समझ रहे हो ना क्या कर रहा है? दूसरी आंख बंद है इसकी अब बहुत ध्यान से देखो, अभी फिलहाल के लिए देखो। इफ कायरल सेंटर इज इक्वल टू मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब क्या करें? तब उस केस में आपको देखनी है दो बातें, मेनली आपको एक ही बात देखनी है जिसका नाम है सिमिट्री। इफ सिमिट्री इज देयर देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ सिमिट्री इज नॉट देयर विच इज कॉल्ड अनसिमिट्री, तो आप बोल देना उस केस में, इफ देर इज अनसिमिट्री तो आप बोल देना कि भैया उस केस में इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। उसी केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मुद्दा ये उठता है यार ये सिमिट्री है क्या चीज? देखिए भैया आपके जीवन में दो सिमिट्री मेनली है। सबसे पहली सिमिट्री का नाम है COS, जिससे मैं आंसर नहीं करता, मैं जो आंसर करता हूं वो करता हूं POS से। कोई एक भी मिल जाए, कोई एक भी, आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? उस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या बोलोगे? उस सवाल का आंसर हो जाएगा इनएक्टिविटी। क्या हो जाएगा उस सवाल का आंसर? इनएक्टिविटी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सभी। इफ देर इज ए सिमिट्री POS या COS, आप कहने को तो और भी होती है, बता दूं क्या? एक्सिस ऑफ सिमिट्री है डबल एक्सिस AOS, लेकिन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस तो छोड़ो अभी के लिए। मेडिकल JEE एग्जाम के लिए COS POS तक ही काफी पिक्चर सॉल्व हो जाती है। एक टर्म आती है जिसका नाम है अनसिमिट्री। अनसिमिट्री का मीनिंग है, आप समझ जाओ जहां पर क्या हो आपके पास POS COS ना बन रही हो, आप समझ जाओ कि कंपाउंड के अंदर क्या है बेटा जी? अनसिमिट्री। और वो कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अदरवाइज अच्छा एक बात और बताऊं, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, जनरली उनमें कायरल सेंटर की भी जरूरत नहीं होती। अगर सिमिट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, सीधे सीधे क्या हो जाते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव। अब कुछ बातें मुझे करनी, आप लोग सीख जाओ यहीं इन बातों को। सुनो भाई, जो मैं बता रहा हूं इस बातों को बहुत ध्यान से सुनना सभी। बेटा अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ऐसे ऐसे बॉन्ड जुड़ा हुआ, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे, और यहाँ A यहाँ B, यहाँ B यहाँ A, इस केस में ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे? इवन नंबर है, ध्यान से सुनेंगे सभी। ऐसे है, ऐसे ही है, एक बॉन्ड ऐसे था और एक बॉन्ड कैसे आ जाता है? ऐसे। सर हमें नहीं आता समझ में, बात नहीं, समझेंगे सभी। देखिए ये कार्बन है ब्लैक वाला, ठीक है बेटा, और ये दूसरा कार्बन है दूसरा ब्लैक वाला। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए प्रॉपर्ली बेटा। एक है आपके पास क्या? एक है आपके पास ये वाला कार्बन सेंटर और एक है आपके पास ये वाला कार्बन सेंटर, ठीक है बेटा, ध्यान से देख रहे हो। और तीसरा कार्बन सेंटर ये है,
नालायक बच्चे को क्या दिखाई देता है कि कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर उसी के प्लेन पर डबल बॉन्ड है, जो कि गलत है। आइडियली एक डबल बॉन्ड तो इस प्लेन पर है और दूसरा डबल बॉन्ड बेटा जी इस वाले प्लेन पर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से मॉलिक्यूल एक तो हो गया ऊपर और एक हो गया ऐसे। यस और नो? यस और नो? क्या सीखे? आप कोई भी प्लेन डाल दो, आप कभी भी यहां सिमेट्री देख ही नहीं सकते। आप देखो यहां बीच में खड़े हो जाओ, ऊपर चले जाओगे, नीचे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिमेट्री का मतलब क्या है? जो ऊपर वही नीचे, वही तो है ना सिमेट्री। अब तुम यहां पे खड़े हो, यहां पे ऐसे यहां आ गए, तो इसकी सिमेट्री कब मेंटेन होती? जब यहां कुछ होता, क्योंकि नहीं है। इसका मतलब कोई प्लेन की बात कर लेते, प्लेन डाल देता हूं ऐसे, ये काटा मैंने इसको ऐसे, ऐसे काटा तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये दोनों तो अलग रह गए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, ए और बी, तो आप बोलना सर इट इज अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल होगा तो यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। जब कथा बताने से बेहतर अगर मैं ये कह देता कि भाई जो दो डबल बॉन्ड आए तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, या दो रिंग आ जाएं इवन की फॉर्म में, दो की जगह 4, 6, 8, 10, क्योंकि एक ऐसे रहेगा, दूसरा ऐसे रहेगा, तीसरा फिर से ऐसे आ जाएगा, वहां सिमेट्री में भी पॉसिबल तीसरे में। इसका मतलब ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर इवन नंबर ऑफ डबल, इवन नंबर ऑफ रिंग, इवन नंबर ऑफ और साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो और अनेक प्रकार के कंपाउंड, वो इवन नंबर होने चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा? फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर कोई शो कर रहा है तो बताओ उसके अंदर पीओएस होगा? नहीं। उसके सीओएस होगा? नहीं। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस रिंग में, इस कंपाउंड के अंदर पीओएस सीओएस है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे देखो जी पहली बात सुनो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहां जो पाई बॉन्ड बनने हैं वो दो हैं, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है। और अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो निश्चित है कि इसके अंदर ना सीओएस होगा ना पीओएस होगा। से यस और नो? अगर इन केस अगर ये दोनों सेम हो जाते तब एक कंडीशन बनती। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो ऐसे प्लेन काट देता, तो ये कट जाता, ये कट जाता, ये कार्बन, ये कार्बन, ये, अरे समझाया कि नहीं समझाया थे टीचर ने? ऐसे अगर काटता तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये दोनों अगर सेम हो गए तो भैया फिर प्लेन मिल जाता, और प्लेन मिलते ही कंपाउंड क्या हो जाता? कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया? कष्टदायक है लेकिन पढ़ो। जो मुश्किल नहीं पढ़ेगा ना वो जीतेगा कैसे? अपनी क्लास में आपको टोरा भी तो जमाना है, उसके लिए बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको सॉल्व होने चाहिए। अब मैंने ज्योमेट्री दिखा दी कि सर ये ऐसी ऐसी पिक्चर है सर, ऐसे काटोगे ना सर तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये बच गए दोनों। अगर ये दोनों डिफरेंट है सर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ये दोनों सेम हो गए तो सर सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो लॉजिकल बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जैसे मैंने तुमसे बोला सर इसमें सीओएस है, सर ऑब्वियस बात है, कहीं खड़ा हो जाए, यहां देख ऐसे, यहां देख कार्बन, यहां देख कार्बन, यहां देख कार्बन, यस इट हैज सीओएस। यहां आ जा, ये कॉर्नर में ना बेटा एच लिखे हुए हैं जो मैंने यहां लिखे हैं अभी, ठीक है, दीज आर एच। यहां बीच में खड़ा हो जाए, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां गए, पीछे गए, वो भी कार्बन, फिर आगे चले गए कार्बन, फिर आगे चले गए कार्बन, फिर हाइड्रोजन है। कुल मिला के ये है कि सर यस इट हैज सीओएस। अगर तूने सीओएस या पीओएस में से कुछ देख लिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंख बंद करके कर देना। सोचने का विषय ही नहीं है कि कायरल है, कायरल नहीं है, फलाना है, ढिकाना है, नहीं, कोई मतलब नहीं उससे हमें। नेक्स्ट यहाँ आ जा सर, ऑब्वियस सर सीओएस साफ दिखाई दे रहा है सर। कैसे? यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ से, तो बेसिकली मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे? सीओएस और सीओएस की फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। और सीओएस है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ आ जाते हैं, बता चल, इस कार्बन सेंटर पर आ जाते हैं, तो यहाँ गए ऐसे, यहाँ गए ऐसे, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए हाइड्रोजन। ओके, इसका मतलब सर यहाँ पिक्चर बदल गई है, इसका मतलब यहाँ सीओएस नहीं है। मैं ये कमेंट नहीं कर रहा अभी कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। देखो यहाँ पीओएस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे काटोगे ना तो ये आपस में मिरर इमेज हो जाएंगी दोनों। यहाँ पीओएस है, पीओएस का मतलब क्या होता है सिखाऊंगा, अभी के लिए बता रहा हूँ बस आपको कि ये पीओएस है। ऐसे तोड़ूंगा ना तो यहाँ और यहाँ दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे एक दूसरे की, और मिरर है तो भैया पीओएस है, पीओएस है तो ऑब्वियस है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ आ जाओ सर, ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। ये सिस फॉर्म होती है बेटा, ये कैसी फॉर्म है? सिस। आजू बाजू सेम हो तो सिस, आमने सामने सेम हो, एमी का मतलब मिथाइल, आमने सामने सेम हो तो ट्रांस। तो सर यहाँ खड़े होकर यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, सब पिक्चर सेम मिलेगी। यस देयर इज ए सीओएस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अगले सवाल में बोल ही दिया मैंने सर ये ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सर ऑब्वियस बात है ना यार, यहाँ COS POS ना होती, यहाँ आ जाओ, ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई, अगेन सर यस यस यस, ये एच है ना सर, आमने सामने पढ़ेंगे, और यहाँ पर यस देयर इज COS। सर अगर मान लो इस H को मैं ऊपर कर देता तो COS नहीं होती, POS होती, ऑप्टिकल एक्टिव तो ये फिर भी ना होता। रट ले कि सिस के अंदर जो है ना POS मिलती है जनरली, और ट्रांस के अंदर में क्या मिलती है, CO। बोलो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भैया कोई दुख दर्द तो नहीं है? नोट करो, बेसिक सवाल थे, चलो जल्दी से नोट करो, असली गेम अभी शुरू होगा। नहीं COS है ना इसमें, जब इवन पाई होते हैं अमन तभी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और पाई होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई चांस नहीं है। फिर COS का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप उसमें पढ़ते हो ना फिजिक्स में, फिजिक्स में नहीं पढ़ते, एक वो आता है सेंटर ऑफ मास, हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहे हैं। बीच में से खड़े होकर देखना है कि आजू बाजू सारी पिक्चर सेम है या नहीं। तुम बताओ, तुम सिमेट्रिकल हो क्या? मनुष्य सिमेट्रिकल है? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, है? एक्सटर्नली भी नहीं है। अब छोड़ यार, तू तू बायो में उतार देगा मुझे, है ना? अभी फिलहाल के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने दे, चलें आगे। मैं बता देता हूं भाई, इस बार जो टेस्ट हुआ है उसमें जो टॉप किया है, टॉप करने वाले बच्चे का नाम है तनिष 208। दूसरे नंबर पर बच्चा है नील, अगेन सेक्टर 3। तीसरे नंबर पे बच्चा है कियान, अगेन सेक्टर 3। उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन आ रही है वो आ रही है नितांत, फिर वो सेक्टर 17 का बच्चा है, 192 मार्क्स है आउट ऑफ 300। फिर इसके बाद सक्षम सैनी, फिर सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ बहुत बढ़िया परफॉर्म है ना, सिद्धार्थ सक्षम और ये तीनों एक ही रैंक पर है बेटा, फर्स्ट रैंक, मतलब इस सेंटर की फर्स्ट है। फिर इसके बाद है सत्यम, नीचे से उठा ले हम चलो रहने दो बच्चे, मोरल डाउन हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें से पहले 15 बच्चों को अलग कर दूंगा भाई। सत्यम के बाद जो है रैंक अध्ययन की है सेक्टर 3, फिर आयुष की है सेक्टर 3, फिर जो है अरुकन, फिर सेक्टर 17 जैनेगी, उसके बाद फिर श्लोक है बेटा, श्लोक 8th नंबर पर है, मतलब श्लोक जैनेगी के सेम नंबर है भाई। इसके बाद दिशा गोयल, फिर पार्थ, दिवित, गीतांश, मयंक, अर्शिया, भूवी, देवेश। देवेश को क्या हुआ भाई? 11वीं रैंक लगे भाई, खत्म है क्या? नहीं, मैं जो ले लूंगा यहाँ से, मुझे बच्चे चाहिए टोटल मिला के 30 बच्चे चाहिए। 30 बच्चों को जो है अलग कर दूंगा पहले उसमें, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में जिसके उन 30 में से कमाएंगे उनको नीचे कर दूंगा, बाकी मिलाना कुछ नहीं है। उनका प्रोग्राम तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो अलग लेवल गेम होता है, वो रात को 2 बजे चल रही है क्लास, कभी 1 बजे चल रही है, ऐसा चलता है उसमें, ठीक है। कोर मतलब ऊपर लेवल का मौका, उसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। अपने 12th वाले सीनियर से पता करोगे, समझ में आ जाएगा। आ तो सब जाते हैं, टिकते बहुत कम हैं। टिक जाता है कैसे लेते? गोदी थोड़ी लूंगा भाई लेने का मतलब है ग्रुप पे मैसेज कैसी बातें करता है यार। चले आगे। मैसेज आ जाएगा आपके पास आपके ग्रुप पे। जी हाँ भाई, सुंदर बात बताइए, कितने, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर? कितनी रिंग्स है? ट्रिक क्या थी?
इवन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ऐसा भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई प्लेन ना हो। अब प्लेन ना होने के लिए आप एलिमेंट का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। सर यहाँ ये CH3 और यहाँ कौन है बेटा जी, यहाँ CH3 और यहाँ कौन है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, इन दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है। तो मैं फील कर गया, इसको बना के दिखाऊं। एक रिंग ऐसे थी और एक रिंग क्या है बेटा, जब आप ऐसे प्लेन मारोगे तो इसके सारे कट जाएंगे, इसके सारे एटम कट जाएंगे, सब कुछ कट जाएगा, केवल ये दोनों रह जाएंगे। फील हुआ अभी, फील हुआ। और जब ये दोनों रह गए तो ये दोनों सेम अगर मिल गए, ये अगर सेम मिल गए तो बेटा पीओएस मिल जाएगा, और पीओएस मिल जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। तो इसलिए आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, रिंग अगर इवन है तो इन कंपाउंड का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। यहां CH3 यहां NO2 चलेगा, यहाँ CH3 या NO2 चलेगा, इवन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी होते तो भी चलता, लेकिन काम की बात है यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बोलो गेम समझ में आया क्या, क्या कह रहे हो? नहीं, दोनों के अंदर, क्योंकि जहां मान ले डिफरेंट नहीं है सेम है, तूने दूसरे प्लेन से काट के देख लेगा। सी, इधर अगले वाले सवाल में अब मुझे बता, इस पूरे सवाल को देखकर बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सर एक बात बताऊं, ये 3 रिंग हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा सर, रहेगा इनएक्टिव। और इनएक्टिव किसकी वजह से हुआ मैं ये भी बता देता हूं आपको। सर यहां देखिए सर, ये रिंग ऐसे थी, ये रिंग ऐसे थी, फिर ये रिंग ऐसे आ गई, ये सर नो। तो ये देखो यहां COS दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ COS दिखाई दे रहा है, ऐसा नो। अरे हाँ या ना, POS तो नहीं है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप ऐसे डालोगे तो भी डिफरेंट दिखाई देंगे ऊपर नीचे, ऐसे डालोगे तो भी डिफरेंट दिखाई देंगे। तो COS की वजह से यस इट हैज COS, और अगर यहाँ COS है तो ऑप्टिकली क्या मिलेगा, इनएक्टिव। तुम्हें बात पल्ले पड़ी सर की। यहाँ आ जाओ, ये कार्बन है बेटा, और ये CH3 तुम्हारी तरफ है, और दूसरे ऊपर वाले के CH3 पीछे की तरफ है, Cl जो है पीछे की तरफ है। तो क्या इसके अंदर कोई प्लेन बन रहा है? सर कोई प्लेन हो ही नहीं सकता सर। नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा जी, ऑड है, ऑड नंबर में कैसे प्लेन कटेगा बताओ जरा। अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये तो मिल गया, ये नहीं मिला। COS देख लो, CS भी नहीं मिलेगा, देखो ना, यहां खड़े होके इस पे गए C पे, अगला Cl, सामने कहां है C, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यहां ना POS है ना COS है, CSN नो। अरे पल्ले पड़ा। अगला आ जाते हैं, चलो इसको मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा फील करोगे। बस बात नहीं रहे। बस रे बात नहीं अब, भाई रुक जा यार, अभी मैंने बना दे फिर मुझे, है ना। CH3 और ये PS3 है, ये बन गया बीच का कार्बन ऐसे, है ना, इसका ऐसे बना देते हैं, और यहाँ मैंने इसको बना देता हूँ Br, है ना, इसको बना देते हैं Br, और यहाँ इसको खोल के इसको बना देते हैं Br। बेटा बातें नहीं, देखो यार तुम लोग, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है एक आध बच्चा ना डिस्टर्बिंग टाइप का आ गया हमारे पास। वैसे आते नहीं है इस टाइप के बच्चे, पहले निकल लेते हैं, लेकिन पता नहीं कोई टिका पड़ा है अभी तक। भाई निकल ले यार, नहीं समझ में आ रहा तो क्लास को डिस्टर्ब ना कर भाई। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतरीन सीखोगे, बेहतरीन जिसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय दे दो बस। क्या तुम्हारे पास Br
लो भाई, तैयार हो? आ जाओ। देखो बेटा, ये रिंग दिखाई दे रही है आपको? इसको ऐसे कर लूं तो समझ में आ जाएगा 4 मेंबर्ड है। और अपनी वाली रिंग ऐसे थी, ठीक है दोस्त, ऐसे थी, ऐसी थी ना, ऐसे थी। अब इसको क्या काम करना हम लोगों को, ऐसे कर लेना जैसे इन्होंने कर रखी, ऐसे। फील हो गया? अरे बोल दो खदो। एक तो ऐसे बना रखा था मैंने, ऐसे जो जनरली लोग पकड़ते हैं इसको, आप इसको ऐसे पकड़ लो, कौन सी आप बताएगी? ठीक है मेरे भाई। अब बहुत ध्यान से सुनना सभी, सुनो। मैं इस रिंग को ऐसे लिख रहा हूं, सुन ले बेटा। ये Cl ऊपर है और ये Br कहां मिलेगा तुम्हें बेटा जी? नीचे। ये Br ऊपर है और ये Cl कहां मिलेगा बेटा जी? नीचे। ये वाला डेटा मुझे मिलेगा ऊपर और ये वाला डेटा कैसा मिलेगा मुझे? नीचे। ये वाला डेटा मुझे मिलेगा ऊपर और ये डेटा कैसा मिलेगा मुझे? नीचे। नया बच्चा है, एक बार सीख ले बेटा, ये कार्बन है ना, ये कभी भी ऐसा ऐसा बना आ जाए, ऐसा और ऐसा बनाना आ जाए। इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। जैसे ये जो बना हुआ है इसका नाम है डैश, इट इज अवे फ्रॉम यू, दूर। और ये कौन है बेटा जी? वेज, इट इज टुवर्ड्स यू। आगे की तरफ वाला होगा वेज और अंदर की तरफ वाला होगा कौन सा बेटा जी? डैश। इसको बोलते हैं वेज डैश फॉर्मेशन, वेज एंड डैश फॉर्मेशन। तुमने सर की बात सुनी पूरी? सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा जी, ये कहानी कुछ ऐसी थी, सुन ले। मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं ये ऐसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे रखा हुआ है, ठीक बेटा। अब देखना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखना भाई सभी, और बाकी बच्चे भी देखें। हाँ आ जाएगा सामने, इधर देख भाई। तुम इस वाले एटम पर बैठे हो, जरा स्क्रीन पर देख के बताओ ये वाला एटम कौन सा है? सर ये है Br, सही है ना? इस Br के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पर ये Br कहाँ है? पीछे। तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा, अगर तुम सेंटर पे बैठ जाओ तो यहां से Br आ जाएगा, यहां से भी Br आ जाएगा। ऐसा नो, इसका Cl कहाँ है? पीछे। और इस वाले का Cl कहाँ है? ऊपर। अगेन सिमेट्री बन रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको बोलेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर लो सर, कहानी कुछ ऐसी है, इस वाले एटम पर आ जाते हैं। ये एटम कौन सा है बेटा जी? ये जो तुम्हारी तरफ है ये COH है, और ये जो मेरी तरफ है इस समय ये कौन है बेटा जी? फिनाइल। इस फिनाइल के रिस्पेक्ट में ये फिनाइल आगे और ये COH कहाँ है बेटा जी? पीछे। तो यहां भी सिमेट्री बननी है जिसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। से यस और नो? अरे हाँ है ना? यहाँ कौन सी सिमेट्री बन रही है जी? सेंटर ऑफ सिमेट्री की फॉर्मेशन हो रही है। अब मजा दिखाऊं आप लोग, अब देखना। मैंने यहां से प्लेन काटा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचा? ये दोनों बचे, ये दोनों बचे। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की? हाँ, मिरर इमेज नहीं है लाला। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आप इसको काटोगे तो ये वाला रेड है ना, तो यहां रेड नहीं है, तो यहां POS नहीं है। यहां क्या नहीं है बेटा? यहां POS नहीं है, यहां क्या है बेसिकली? यहां है आपके पास COS। यहां POS नहीं है, यहां क्या है बेसिकली आपके पास? COS। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार दोबारा बोलूं? मैंने बोला इस पूरे डेटा को देखकर यहाँ COS तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है बेटा जी? POS। तो सर मैं ये कह देता हूं कि सर यहाँ COS है और COS है, तो इतना क्या सोचना, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी इज देयर। ठीक है सर? नो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये रिंग दिखाई दे रही है आपको? अब कोई पूछे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, अब आप कायरल ढूंढोगे या गेम सीखोगे? सर रिंग आ गया ना सर, तो सीधा प्लेन ढूंढेंगे सर, या सीधा सीधा क्या ढूंढेंगे सर? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेटा मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से, यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। लेकिन ये देख, इसके ऊपर यहाँ कार्बन और इसके जस्ट बैक कार्बन है। यस, देयर इज ए सिमेट्री। अरे समझ में आ रहा है भाई? इस कार्बन के इधर CH3 है, जैसे वहां बताया था आमने सामने अपोजिट वाला। यस सर? नो? तो ये सिमेट्री बनेगी बेटा। अरे बीच में बैठ गया, यहाँ CH3 और इसके जस्ट पीछे CH3, तो क्या बन जाएगा बेसिकली? COS बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा भाई। तो यस, देयर इज ए COS, और अगर यहाँ COS है देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस सर? नो? यस सर? नो? अगला देख के बताना जरा, यहां बनेगा कुछ? सर देखो, यहां थे आप, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 नहीं है, क्योंकि अब दोनों क्या हो जाएगा बेटा जी? सेम हो गए, एक साइड में पहुंच गए दोनों।
बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही रीजन है कि यहाँ COS तो नहीं है जी। जरा POS चेक कर लेते हैं। POS हो सकता है क्या? है? चेक करूं? देखिए भैया, सुनो सुनो बेटा, सुन लो। अगर मैंने ऐसे काटा तो ये दोनों तो सेम मिल गए, ये दोनों क्या मिल गए? डिफरेंट। ये तो नहीं है भैया POS का प्लान। ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये ऊपर ये हो गया, हो गया। अगर मैंने इस प्लेन से इसको काटा, इस प्लेन से ये काटते ही मेरे पास नाइट्रोजन दिखा, इसके सामने भी नाइट्रोजन, इधर कार्बन दिखा, इसके सामने भी कार्बन, आगे की तरफ CH3 दिखा, आगे की तरफ CH3, तो दोनों मिरर इमेज ही तो हुए। यस, इट इज ए POS। और यहां पर POS अगर प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई साहब पल्ले पड़ा है नहीं पल्ले पड़ा? बताओ जी। यहां तक कोई डाउट है किसी प्रकार का? कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से इसको एक बार नोट कर लेना। लास्ट वाले में जब इसको काटेगी ना, जब इसको काटेगी ऐसे काट, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये आधा आधा ही तो कट गया। अरे भाई आप क्या काम कर रहे हो? आप इसको ऐसे काट दे रहे हो। तो मैं कह रहा हूं ये वाला और ये वाला, ये सिमेट्री तो मेंटेन होगी एक दूसरे के साथ, देखना। कहाँ पागल हो गई है क्या? जब ये काटेगी तो ये इसके सामने आएगा, ये इसके सामने आएगा, कॉर्नर पे क्यों पहुंचेगा? कौन सा वाला कट जाएगा? कोई चीज आगे से आप लात काट आते हुए काट रहे हो ना बेटा, आगे वाला भी कट गया, पूरा प्लेन गया, पीछे वाला भी। अभी के लिए ऐसे समझ, ठीक है? मैं कह रहा हूं बेटा, आपने ये वाला प्लेन डाला मान लो किसी में, तो ये वाला कटा, आगे वाला ये कटा, ये कटा, आगे होता वो भी कट जाता। अब ये पीछे वाला क्या बचेगा? ये भी जाएगा। फिर क्या बचेगा? ये और ये आपस में मिरर इमेज बना गए। घर पे भी ऐसे ही पेन रख रख के मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाओ, तभी गेम समझ में आता है। ये भाई साहब नोट हो गया क्या? बताइए प्यारे बच्चों, क्या ये फंडामेंटल बातें नोट हुई सभी स्टूडेंट्स को? जल्दी से जल्दी बताइए भाई। अच्छा, आज की क्लास में आप लोग क्या सीखे बताओ जरा? एक तो कायरल सेंटर को निकालना और दूसरा COS को देखना। बेटा सुनना जरा, अभी तक जितना पढ़ा एक बार सम अप करते हैं। सुन बेट दिवित, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा आज की क्लास में आते ही? सबसे पहले सीखा ऑप्टिकल आइसोमर को मशीन के द्वारा देख लेते हैं। मशीन ना होने के अभाव में हम लोगों ने बेटा जी, इसके बाद जो एक मिनट इंटरनेट चला गया यार, तूने वो बटन बटन दबा दिया क्या उधर से? इंटरनेट चला गया, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अब सुनो, काम की बात सुनो भाई, सुनो सुनो रे। तो आप लोगों को सबसे पहले जो आज की क्लास में पढ़ाया गया वो क्या पढ़ाया गया बताओ मुझे, याद कराओ।
ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। फिर उसके बाद जो मेन कंडीशन थी उसका नाम है कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर होगा तो 100% है कि सर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों को पता लग गया है। इसके बाद हम लोग जो आ गए वो आ गए COS और POS पर। मेनली COS को हम लोगों ने सीखा है ना, और COS के साथ साथ मैं आपको एक लास्ट लाइन बता देता हूं। COS इज एब्सेंट इन द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली बात, ऑड नंबर ऑफ एटम कंटेनिंग रिंग। इसका मीनिंग ये है कि एक रिंग है उसमें एक ऑड एटम आ जाए, बाकी सभी कार्बन एक नाइट्रोजन, कभी COS नहीं मिलेगा, कभी इसके अंदर COS नहीं मिलेगा। दूसरा, जितने भी सिस आइसोमर है उनमें भी आप लोगों को COS की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जैसा कि ट्रांस और सिस में इसने देखा। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर रिंग, ये गेम समझा दिया था कि सर जितनी भी इवन होंगी ना, इवन उसके अंदर हम लोगों को COS नहीं मिलता, तभी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। यस और नो? अरे यस और नो? इसमें भी आप चाहो तो एक कंडीशन बना सकते थे। चलो अब नेक्स्ट क्लास में उसको फिर कवर करूंगा, है ना। चलो वो COS तो सुनो, COS तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे ही मैं एक एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ आप सिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ सुनो भाई, सुनो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, सोचो। आप सोच रहे हो दो रिंग है सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर, लेकिन मेरा एक कहना है आपसे, क्या यहाँ POS मिलने के चांस है ना। कैसे सर, POS में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। इसका मतलब POS होने के चांस है तो मतलब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये नहीं है कि रूल बांध लो दिमाग में कि दो रिंग होंगी तो हो गई होगा, है ना। तो ये भी अपने दिमाग में आपको रखना चाहिए अच्छे बच्चों को। आज की क्लास में इतना ही, कल इसके बाद पढ़ेंगे फिर इसकी एक शीट पढ़ेंगे, ठीक है।